वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे भारत में जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं, वाइसराय रहे हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इनसे संबंधित क्वेश्चन के साथ साथ हम जो है थोड़ी बहुत डिटेल भी करते चलेंगे, जो कि एग्जाम में आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। और ये चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका एमपी पीवी में यानी कि एमपी पुलिस का जो एग्जाम है उसमें आएगा, एसएससी में आएगा, रेलवे में आएगा, पीएससी में आएगा, कितने जितने भी एग्जाम है जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज आता है, या फिर हम बोलें हिस्ट्री जितना भी आता है, इसमें आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। और एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। कभी कोई संधि पूछी जाती है, कभी कोई युद्ध पूछा जाता है, कभी कोई वायसराय पूछा जाता है, कभी कोई वायसराय ने क्या चीज़ वो लेकर आया। ओके, किसी ने रेल की जो है व्यवस्था किसने करी, या डाक पोस्टल जो है किसने करा। ओके, सती प्रथा जो है किसने ख़त्म करी। ये इस प्रकार की जो है क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो उन सारी क्वेश्चंस को इस वीडियो में लेकर आए। सारे क्वेश्चन आपके वायसराय से जितने भी बनेंगे वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑनलाइन फिशिंग मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, जाकर एक बार चेकआउट करेंगे। इन सभी की पीडीएफ आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो देखिए, पहले तो हम ये चीज़ पता करते हैं कि वायसराय क्या होता है और आपका गवर्नर जनरल क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। देखिए, अगर दोनों के बीच में अंतर की बात करें तो गवर्नर जनरल एक राजशाही या फिर सरकार की प्रतिनिधि को दी जाने वाली एक उपाधि है। ये याद रखेंगे, जो गवर्नर जनरल है वो एक उपाधि है। एक्चुअल में क्या है, ये एक उपाधि है। ये किसी सरकारी व्यक्ति या सरकार के द्वारा, या फिर राजशाही जो है इसे बोल सकते हैं, मतलब जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो राजशाही एक जो है क्या है, ये एक पदवी है या फिर उपाधि हम इसे बोल सकते हैं, जो एक विशिष्ट उपनिवेश या क्षेत्र पर शासन करता है। किसी क्षेत्र पर जो है वो शासन करता है। जबकि अगर हम बात करें वायसरॉय, एक उच्च पदस्थ अधिकारी को दी जाने वाली उपाधि है, जो महत्वपूर्ण स्वायत्तता वाले औपनिवेशक या विदेशी क्षेत्र में एक सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, बाकी बहुत बड़ी बड़ी डिटेल है इनके बारे में। ठीक है, वो चीज़ हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर बस सिर्फ थोड़ा सा अंतर देख रहे थे। ये आपसे कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बस सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन आपको ये मैंने चीज़ बताई। ओके, अब होंगे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन आएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्या होंगे, लॉर्ड विलियम बेटिंग होंगे। इससे संबंधित जानकारी हम जरूर देखते चलेंगे। हर एक क्वेश्चन की जितनी भी जानकारी है वो हम इस क्वेश्चन में देखते चलेंगे। ठीक है, जो भी हमें ज़रूरत है वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिएगा, 1833 में चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। किसके द्वारा बना, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिंग। ओके, वो भारत का गवर्नर जनरल बना चार्टर्ड एक्ट के थ्रू। ओके, इस प्रकार विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात करें तो वह कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, क्लाइव था। पूछ लिया जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो वॉरेन हेस्टिंग था। ओके, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ओके, कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ओके, स्वतंत्र भारत के अंतिम और पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वतंत्र भारत के अगर गवर्नर जनरल पूछ ले जाए, मात्र गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन लगाएंगे। लेकिन स्वतंत्र भारत के अंतिम और पहले भारतीय गवर्नर पूछे जाए तो आप लगाएंगे सी गोपालाचारी। क्या लगाएंगे, राजगोपालाचारी आप लगाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन आपको देखेंगे सारे क्वेश्चन 4-5 बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिए हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास आएगा लॉर्ड क्लाइव। क्या आएगा, लॉर्ड क्लाइव हमारे पास आंसर आएगा। ओके,
तो देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना या साम्राज्य की स्थापना जो है लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। ओके, 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। बंगाल में कौन से साम्राज्य की नींव रख दी गई भाई? आपके ब्रिटिश साम्राज्य की। ओके, याद रखेंगे कब रखी गई थी? 23 जून 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके द्वारा रखी गई। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी गई? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, वॉरेन हेस्टिंग। क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग होगा। तो देखिएगा 1784 में, ओके, जनवरी 1784, एक्चुअल में ये जनवरी है। ओके, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई और के समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ओके, वॉरेन हेस्टिंग थे। ये लॉर्ड हमेशा लगाया रखता है, इसलिए लॉर्ड नहीं है, ये लॉर्ड बोल दिया करते थे। इनके नाम के आगे ये लॉर्ड लगाए ना, वो लॉर्ड नहीं होता था, वह सिर्फ लगाया जाता था जानबूझ कर। ओके, जिससे क्या है, लोगों को अरे लगे कि भाई ये लॉर्ड है, भगवान है, अरे भैया छोड़िए, इनका नाम होगा वॉरेन हेस्टिंग। ओके, याद रखेंगे। चलिए अगला है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किस जो है गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग। क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग। ओके, अगला है, वॉरेन हेस्टिंग पर निम्न में से किसने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था? महाभियोग का मुकदमा मतलब ये मान लीजिए कि वॉरेन हेस्टिंग पर भी एक मुकदमा दायर करा गया था किसी एक व्यक्ति के द्वारा। उस व्यक्ति का या कुछ गवर्नर का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर आएगा एडमंड वर्क। क्या आएगा? एडमंड वर्क। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा गवर्नर जनरल महाभियोग वॉरेन हेस्टिंग पर किया गया। वॉरेन हेस्टिंग कब से कब तक जो है गवर्नर जनरल रहे थे? 1772 से 1784 तक। ओके, उन्हें वर्ष 1787 में महाभियोग लगाया गया। उन्हें प्रशासनिक ज्यादती या फिर प्रशासनिक ज्यादती बोलते हैं, मतलब उन्होंने ज्यादती करी के आरोप में महाभियोग लगाया गया था, जो मुख्य रूप से रोहिल्ला युद्ध जो कब हुआ? 1774 में हुआ। और नंद कुमार मामले पर इसको देखा गया। नंद कुमार मामला या रोहिल्ला युद्ध से इसके मामले इन्होंने दोषी पाया गया था। ओके, रोहिल्ला युद्ध में अगर हम बात करें रोहिल्ला युद्ध से संबंधित कुछ भी आया तो देखिएगा, रोहिल्ला युद्ध वॉरेन हेस्टिंग की अवध के नवाब के समर्थन में ब्रिटिश सैनिकों को उपयोग करने के लिए आलोचना की गई। जब उन्होंने रोहिला खंड, यानी कि जो रोहिला खंड किसे बोलते हैं? मराठों और अवध के बीच में जो भूमि है उसे रोहिला खंड बोला गया, पर आक्रमण किया था। ओके, क्या किया था? इन पर आक्रमण किया। अब नंद कुमार कौन है भाई? पूछ ले भाई। नंद कुमार को एक नकली हस्ताक्षर के लिए फांसी पर लटका दिया गया था, जिसे व्यापक रूप से न्यायिक हत्या माना जाता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा मामला, इसके कारण जो इन पर क्या लगाया? महाभियोग लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू करी गई? द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लाई गई थी? तो यह लाई गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाई गई थी। बंगाल में द्विशासन प्रणाली का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है तथा वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। देखिए, लाया कौन था भैया? लाया था रॉबर्ट क्लाइव, और हटाया किसने था? ये वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा हटाई गई। लाया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। हटाया किसने? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा हटाया गया। ओके, अगला, निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? अभी मैंने बताया था, अभी कुछ देर पहले, लाया कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। हटाया किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने हटाया। ओके, तो क्या आएगा? ऑप्शन 1, वॉरेन हेस्टिंग इज दी करेक्ट आंसर। अगला है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके कार्यकाल में या किसके कार्यकाल में हुआ था? तो देखिएगा,
ब्रिटिश शासन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो राजधानी बनी थी वो कलकत्ता बनाई गई थी। उसके बाद 1911 में इसको चेंज कर दिया गया था और दिल्ली कर दी गई थी। तो ये कौन उस समय जो है गवर्नर जनरल था, तो कौन था भाई? ऑप्शन आएगा ओके लॉर्ड हार्डिंग। ओके क्या आएगा? हार्डिंग इनका नाम होगा। ओके अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? न्यायिक संगठन की जो है अगर हम बात करें स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो यह करी गई थी ओके कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। अच्छा, मैं ये लॉर्ड लिखा है ना, तो ये लॉर्ड देख लीजिएगा, लॉर्ड हर बार लगा होता है किसी भी गवर्नर जनरल के आगे, तो इसे हटा दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है, बस नाम याद रखिए कॉर्नवालिस। ओके ठीक है, तो देखिए दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इसी व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था। सबसे पहले किसने आरंभ किया? वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ यानी सही ढंग से, यानी 1763 में से जो है इसे सही से जो है अपनाया गया या सही से इसे चलाया गया। ओके ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण से सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया था। तो याद रखेंगे कॉर्नवालिस संहिता जो लाई गई 1763 में, उसके द्वारा क्या हुआ? न्यायिक संगठन एक तरह से और भी अच्छा हो गया, क्योंकि कर यानी कि टैक्स और जो आपका न्याय प्रशासन उसको अलग अलग कर दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा, यानी हम इसे बोल सकते हैं अभी जो सिविल सेवाएं हमारी पीसीएस वगैरह हमारी, उनकी बात हो रही है, इसको हम बोलते हैं, पहले क्या बोलते थे इसे? कोवेनेंटेड, क्या बोलते हैं? कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया। याद रखेंगे इसे क्या बोला था? कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया कहा जाता था, का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये कौन लेके आया था भारतीय सिविल सेवा? तो ये लेके आए थे कॉर्नवालिस। क्या होगा? कॉर्नवालिस जो ये लेकर आए थे हमारे देश में सिविल सेवा, यानी पीसीएस इसके द्वारा दिया गया। ओके अगला है, कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्नवालिस की जो समाधि है वो कहाँ पर है? तो कॉर्नवालिस की मृत्यु की बात करें या इनकी समाधि की बात करें तो गाजीपुर में इनकी जो है इनकी समाधि है। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 में हुई। ओके गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इनकी कब्र या जो है इनकी कब्र बना दी गई। यह एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में है। याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र एक गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में है और वो गाजीपुर में है, नाम क्या आएगा? कॉर्नवालिस आएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ओके अगला है, वेलेज़ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो ये सारे क्वेश्चन को ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ूंगा तो समय लगेगा। बाकी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जाएगा, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना इनका जो है कार्य नहीं था, लॉर्ड वेलेज़ली का। बाकी अगर बात करें दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना ये बनाते थे। ओके भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखते थे। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित उन्होंने करी थी। ओके अगला है, वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या फिर हम बोल सकते हैं पहले मराठा या पहला व्यक्ति ऐसा कौन था इन्होंने मतलब इनकी संधि को अपनाया? तो ये इनका नाम होगा, ये आएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्या आएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्योंकि पेशवा बाजीराव नहीं होगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय यहाँ पर आंसर आएगा। अगला है, 1802 में बसीन की संधि, क्या है? बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? किन किन के मध्य हुए थे आपको कमेंट करके बताने हैं। तो यह हुए थे किसके? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में। किसके बीच में? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में। बसीन की संधि याद रखेंगे, अंग्रेज और बाजीराव के मध्य में हुई थी। और इसी संधि को करवाने वाला कौन था भैया? बहुत सिंपल है, देखिएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय होंगे और वेलेज़ली के द्वारा इसको कराया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दूसरे से संबंधित है। ओके सहायक संधि का स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक बना अवध के नवाब। कौन बने?
अवध के नवाब बने थे। याद रखेंगे कौन बने थे भाई, अवध के नवाब बने थे। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, सायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? सायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ऑप्शन आएगा बेलजली किसके काल में? बेलजली काल में। सायक संधि की नीति 1798 में प्रारंभ हुई। सबसे पहले 1798 में यह संधि जो है हैदराबाद के निजाम से हुई थी। किससे हुई थी? हैदराबाद के निजाम से इसकी पहली संधि हुई थी। अगला है, निम्न में से कौन सायक संधि को स्वीकार नहीं करा था? यानी किस व्यक्ति ने सायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो यह यहाँ पर होंगे ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के होलकर राज ने। किसने? इंदौर के होलकर राज ने सायक संधि स्वीकार नहीं करी थी। लेकिन अगर देखा जाए बरार का जो पूरा क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के थोड़ा बहुत ऊपर भी है, तो बरार को भी अगर देखा जाए अंग्रेजों ने जो है एक तरीके से हड़प नीति से ही जो है अपना बना लिया था। ओके, तो पूरे भारत में अगर हम बात करें 90% जो है इतनी भी चीज़ें हुई हैं वो हड़प नीति से इन्होंने जो अपने ओर खींची हैं, कुछ न किसी संधि से इन्होंने करी हैं। ऑप्शन जो आएगा वो आएगा इंदौर के होलकर राजा। ओके, होलकर जो रहेंगे उनकी जो है जो पूरा का पूरा राज्य उन्होंने सायक संधि से ले लिया था। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी सत्ता का विस्तार के लिए सायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सायक संधि स्वीकार नहीं की। सायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य अगर हम बात करें तो हैदराबाद, ओके, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, ओके, पेशवा का जो राज्य है उनका सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर आदि रहेगा। सिंधिया का राज्य अगर हम बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश में ही आता है। ग्वालियर वाला जो राज्य है, ओके, वो सिंधिया का जाएगा। इंदौर वाला होलकर वालों के लिए आ जाएगा। और नागपुर भी जो है अगर हम बात करें, नागपुर जो है होलकर के पास था। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। यह क्वेश्चन अगर बात करें तो अभी अभी आया हुआ है क्वेश्चन, किसी एग्जाम में आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं किस एग्जाम में आया। तो भारत छोड़ो आंदोलन पूछा गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित वायसराय कौन थे, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन आएगा ओके लिन लिथगो, ओके, इनका नाम होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन टफ लग रहा है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही क्रम लगाना है। ओके, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो संधियां हुई उनको क्रम से लगाना है। हैदराबाद में, मसूरी में, अवध में, सिंधिया में, ये सभी को बताना है। पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी। तो पहली अगर हम बात करें तो पहली आपकी पहली में, दूसरी दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। ठीक है, पहले हैदराबाद में, फिर मैसूर में सॉरी, फिर आपका अवध होगा, फिर सिंधिया होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए कब से कब कौन सी हुई, तो ध्यान दीजिएगा। हैदराबाद की संधि अगर हम बात करें 1798 में 1800 के बीच में हुई। मैसूर की हुई 1799 में। तंजौर की 1799 में अक्टूबर में करी गई। अवध की नवंबर में 1801 में करी गई। पेशवा की अगर बात करें तो ये 1802 में। सिंधिया, ओके, 1802 में करी गई। सिंधिया की जो ओके संधि हुई, वो सिंधिया संधि जो करी गई वह करी गई थी 1804 में। सायक संधि जो वेलेजली के कार्यकाल में करी गई थी। ओके, अगला है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? जब भी आंग्ल नाम आ जाए तो ध्यान रखेंगे ये अंग्रेजों के द्वारा करा गया आंदोलन होगा या युद्ध होगा जो आंग्ल के नाम से जाना जाता है। बाकी नेपाल, यहाँ पर नेपाल लिखा है वो देख सकते हैं। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी, ये ओके हेस्टिंग के समय में करा गया था। ओके, इस युद्ध के द्वारा जो है कौन सी संधि थी? सौ गोली की संधि जो है इसको समाप्त करी थी। 100 गोलों की संधि इनको बोली गई आंग्ल और नेपाल युद्ध को, जो कि आपका संधि किसके द्वारा कराई गई थी? यह कराई गई थी हेस्टिंग के द्वारा। ओके, अगला है, संगोले की संधि कब जो है हुई थी? आपको बताना है, कमेंट में कर दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा वह संधि हुई थी 1815 में। कब हुई थी? 1815 में हुई थी। याद रखेंगे किसके द्वारा करी गई थी ये आपको पता है, ऑप्शन के हेस्टिंग के द्वारा करी गई थी। ओके, और कौन संधि थी? संगोले की संधि थी। आंग्ल और अंग्रेज और नेपालों के बीच में ये संधि हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो इनके बारे में देखिए चीज़ें क्या क्या है। ओके, हेस्टिंग ने सर्वप्रथम नेपाल राज्य के निवासी गोरखाओं से युद्ध किया। समवर्ती क्षेत्र होने के नाते इस प्रदेश का महत्व अधिक था और 1816 ईस्वी में अंग्रेज तथा गोरखाओं के
बीच सोगोली या सोगोली की जो है संधि करी गई थी। ओके, अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि इनमें से कोई एक सही नहीं है, यानी एक युद्ध जो है हमारा सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। बाकी हेक्टर मुनरो, इन्होंने बक्सर का युद्ध किया। ओके, बक्सर का युद्ध में इन्होंने जो है भूमिका निभाई। बाकी ओके, हेस्टिंग की बात करें, अभी आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, अभी मैंने बताया 1815 में। ओके, फिर बेलेजली का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। बाकी तीसरा युद्ध जो हुआ था कौन सा, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह जो है अंग्रेज और मराठा के बीच में हुआ था 1817 से 1818 में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही हुआ था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के ही समय में करा गया था। ओके, अगला है सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर थे या बने थे। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1820 से लेकर 1827 तक जो ओके थॉमस मुनरो है वो मद्रास के गवर्नर रहे। ओके, टॉमस या थॉमस मुनरो 1820 से लेकर 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था जैसी रैयतवाड़ी व्यवस्था ओके इन्होंने करी थी। इस व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। ओके, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल, कहाँ पर, बारामहल जिले में लागू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वह किस, अगर हम बात करें देखिए किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित करी गई, तो यहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं थॉमस मुनरो या टॉमस मुनरो, यहाँ पर ये भी आता है। यहाँ पर इसके सहायक कौन थे, वो कैप्टन रीड थे। ओके, अगला क्वेश्चन, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, या ठगों का दमन किसके द्वारा करा गया, तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बनाएगा कैप्टन स्लीमैन। क्या आएगा, कैप्टन स्लीमैन, यहाँ पर आंसर आएगा। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 को बंदी बनाया, 1500 लोगों को बंदी बनाया, या फिर हम बोलते हैं ठगों को बंदी बनाया। अनेक ठगों को फांसी और अथवा आजीवन कारावास दे दिया गया। 1837 में अंततः इस तरह के ठगों का दमन कर दिया गया। ओके, अगला 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक और आंसर बताना है कि सती प्रथा को लेकर हमारे भारत में एक और व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है, मतलब इनको उनका भी जो है इसको बंद करने में उनका भी हाथ बहुत बड़ा है, तो उनका आप कमेंट करके नाम बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। किस समय 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रारंभ में इसे बंगाल में लागू किया गया। इस अधिनियम को पारित करने में राजा राम मोहन राय का भी बड़ी भूमिका थी। क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने अभी, एक भारतीय भी हैं जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया। देखिए, अगर हम बात करें तो जो पुराने समय में क्या होता है, दास बनाए जाते थे, और दास जो है कहीं दूसरे शहर से, दूसरे ज़िले से, दूसरे गांव से भी लेकर आया जाता था। बड़े बड़े लोग जो हैं दास रखते थे। अभी भी अगर बात करें, कई ऐसे देश हैं जिनमें जो है दास बना कर रखते हैं, दास या हम बोल सकते हैं नौकर बना कर रखते हैं। ओके, आप जाएंगे तो जो अभी भारत में तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में कई शहर हैं, इनका जो अगर नाम नहीं ले सकते, मतलब जहाँ पर जो है दास बनाए जाते हैं। ओके, अगर हम बात करें एक चीज़ कि दासों की सबसे बड़ी कॉलोनी या दासों की सबसे बड़ी कॉलोनी किसे कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका को कहते हैं। किसको, दक्षिण अफ्रीका को, क्योंकि उनका जो है काम करने का जो तरीका था, दक्षिण अफ्रीका वाले जो लोग हैं, अगर उनका लंग्स देखें, फेफड़े देखें, तो हमसे 1.5 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, जिससे क्या वो अधिक समय तक काम कर सकते हैं, अधिक वजन उठा सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा उनके ऊपर दिक्कत थी। ओके, तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया बंगाल में दासों का निर्यात कब रोक दिया गया, तो ये 1789 में रोक दिया गया था। इसकी घोषणा 1789 में कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ। अवध का जो विलय हुआ वह किस नीति के द्वारा करा गया, कमेंट कर दीजिएगा। यह किया गया था आपका कुप्रशासन के कारण। किसके द्वारा, कुप्रशासन। ओके, मतलब इन्होंने जो है अवध के जो इतना भी जो हो रहा है उसे प्रशासन नहीं चला पा रहे हो आप, इनसे मतलब ऐसे आरोप लगाए थे कि आप लोग सही से प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं, सही से चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो इस प्रकार के जो है वो अपराध लगाए गए थे इन पर। ओके, तो ओके डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया। फरवरी 1856 को अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी ने
व्यापक क्या है, व्यापकगत की ध्यान रखिएगा, व्यापकगत सिद्धांत, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ लीजिएगा। व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत सतारा के जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, करौली आदि को विलय किया था। याद रखें, झांसी में, क्योंकि झांसी की रानी से इन्होंने ये युद्ध वगैरह करा था। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। निम्न में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 1 जेम्स आउटम। क्या आएगा? जेम्स आउटम। ओके, तो सुलेमान के स्थान पर जेम्स आउटम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ करी थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पर रेल का भी स्टार्ट हुई। ओके, प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली, ये भी पता होना चाहिए कि ये जो रेल चली है वो किस कंपनी के द्वारा चली है या कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा चलाई गई थी। तो याद रखेंगे 1853 में डलहौजी के कार्यकाल में प्रथम रेल मुंबई से बोरी बंदर या फिर थाने की बात करें, रेलवे स्टेशन के थाने के मध्य में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ हुई। प्रारंभ गेट वे ऑफ इंडिया पेनिसुला रेलवे द्वारा किया गया था। कौन सी भैया? देखिए, गेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे के द्वारा, ये कंपनी का नाम है, याद रखिएगा। ओके, इनके द्वारा स्थापित करी गई थी। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो बघात का जो विलय हुआ वह हुआ 1850 में हुआ था। ओके, डलहौजी के विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार करना है, आपको बताना है। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा इन्होंने विलय किया। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो पहला विलय सतारा, दूसरा होगा आपका क्या, बघात, तीसरा होगा आपका कौन सा, उदयपुर, और चौथा आपका कौन सा होगा, झांसी होगा। ओके, झांसी सबसे लास्ट में गिरा था। ओके, तो डलहौजी ने हड़प नीति के आधार पर गोद लेने की प्रथा को जो है अमान्य कर दिया था, जिससे ब्रिटिश सरकार जो है सभी जितने भी जिनके पास पुत्र नहीं है, खुद के ही पुत्र नहीं है, तो उनको जो है मिला लिया गया था। सतारा डलहौजी की हड़प नीति का पहला जो है शिकार था, और लास्ट कौन था आपका, झांसी था। ओके, अगला, डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन था? तो अभी मैंने बताया सतारा था। ओके, अगला है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछूं कि जब सिक्किम हमारे भारत में मिलाया गया या विलय किया गया, उनके लिए एक राज्यसभा और एक विधानसभा में एक सीट रखी गई, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? कमेंट करके बताइएगा, मुझे जरूर क्वेश्चन बताइएगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, कई बार जो है आपको पॉलिटिक्स क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो डलहौजी आएगा। क्या आएगा? डलहौजी आएगा। ओके, अंग्रेजों द्वारा सिंधिया विजय संपन्न हुआ था। कमेंट करेंगे, सिंधिया विजय जो है किसके द्वारा संपन्न हुआ था? कमेंट करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधियाओं पर 1800 देखिएगा, जनरल लॉर्ड एलन बोरो के काल के दौरान अगस्त 1843 में सिंधियाओं को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख कारण था। इम्पॉर्टेंट है, 1843 ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से लेकर 55 के दौरान स्वरूप देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो यहाँ पर नाम होगा डलहौजी। क्या होगा? डलहौजी होगा। तो डलहौजी के पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण का विभाग का जो है बनाया गया, और सार्वजनिक उपयोगों के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधवाओं का दोबारा से पुनर्विवाह होना चाहिए, जिसमें देखिए सती प्रथा को खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके बाद पुनर्विवाह जो है सतियों में जो विधवाएं उनका पुनर्विवाह होना चाहिए। यह किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? यह आएगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर आएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 को विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है। ओके, 1 नवंबर
1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीन पर देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, देखिए सुनिए मेरी बात। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो क्या हुआ था कि 1857 क्रांति में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो है पूरा शासन संभालती थी। ओके, तो ये कंपनी थी, क्या थी? एक व्यापारिक कंपनी थी जो पूरा इंडिया का देख रेख करती थी। जब 1857 में क्रांति हुई, जब विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया प्रथम को जो पता चला कि जो कंपनी है वो क्या कर रही है, एक तरीके से अत्याचार टाइप का कर रही है लोगों के ऊपर। तो देखिए ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छा करा, उन्होंने तो और भी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी अच्छी नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ करा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका अधिकार छीन लिया गया। उसके बाद उन्होंने खुद पर जो है इसको ले लिया कि भैया अब इसको जो है जो एक तरीके से महारानी विक्टोरिया देखेंगे। ओके, तो इनको देखने के लिए एक जो है कोई जो है मतलब इनको बनाया गया, मतलब इनको क्या बनाया गया, मतलब गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो यहाँ पर जो आएगा वो 1857 क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। महारानी की घोषणा यह है, ओके उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जो है इसको द्वारा जो है किसके द्वारा सुनाई गई? वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है घोषित करी गई थी। ओके, तो यहाँ पर इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बनेंगी वो अभी आगे आपको बताऊंगा, क्वेश्चन इससे संबंधित भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। ओके, वो भी हम बताएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय थे? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। क्या है? पहले अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। अंतिम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? जो एक राजशाही व्यक्ति होता है। कौन होता है? एक राजशाही व्यक्ति होता है। और वायसराय कौन होता है? जो व्यक्ति क्या होता है, एक तरीके से प्रशासनिक तरीके से, मतलब इसको मतलब मान लीजिए किसी को पोस्ट मिल जाए, जैसे मैं मान लीजिए मैं जो है डीएसपी एसपी बन जाऊँ तो ये प्रशासनिक हो गया। ओके, अगर मैं डीएसपी एसपी नहीं राजा बन जाऊँ कहीं का, तो ये क्या होगा? ये जो हो गया एक मतलब एक तरीके से राजा महाराजाओं को उपाधि हो गई। ओके, ये चीज़ थी। ओके, तो ऑप्शन क्या आएगा? लॉर्ड कैनिंग आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया? देखिए हड़प करो की नीति तो यही थी कि इनका अगर किसी का पुत्र है तो ठीक है, नहीं है तो इनका जो है जो भी डलहौजी के अनुसार जिसका जो है मतलब इनका जो है अधिकार, मतलब जितना भी जो राज्य है वो ले लिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक चीज़ थी कि जो एक पत्र था, किसके द्वारा पत्र था वो अभी बताऊंगा कौन ने पत्र भेजा था। तो वो जो गोद लेने की प्रथा थी वो द्वारा स्थापित करी गई। वो किसके द्वारा स्थापित करी गई? सामग्री की घोषणा के द्वारा, जो 1858 में स्थापित करी। 1857 में महान विद्रोह के बाद इंग्लैंड की सरकार को महसूस किया गया कि भारत जैसा विशाल देश का शासन व्यापारिक यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक समूह के हाथों में छोड़ना आवश्यक नहीं, मतलब बहुत खतरनाक। ओके, इसलिए अंततः कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने शासन को अपने हाथों में ले लिया, जो कि 1857 में मैंने बताया था। ओके, विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन संसद में 2 अगस्त 1858 को भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम 1857 पारित किया गया। कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए कर दिया गया और शासन को महारानी विक्टोरिया के द्वारा विक्टोरिया को स्थानांतरित कर दिया गया। महान विद्रोह के दौरान बरलॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे भैया विद्रोह के दौरान? कौन थे? ये बरलॉर्ड कैनिंग थे। ओके, वह भारत की रानी के पहले वायसराय भी थे। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दौरान आयोजित करते हुए महारानी विक्टोरिया के प्रतिनिधित्व ने महारानी की घोषणा की। इस घोषणा में बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अभी देखिए क्या क्या था। वेद खली क्या है? वेद खली नीति रद्द कर दी गई है। क्या है उसमें? क्या कहता? वेद खली की नीति रद्द कर दी गई। ओके, देशी राजाओं को पुत्र गोद लेने का अधिकार दिया गया। ये किसके तहत दिया गया? ध्यान रखेंगे, ये दिया गया जब महारानी विक्टोरिया ने कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और 1857 का जो अधिनियम है वो पारित किया था, याद रखेंगे इसके तहत। ओके, ब्रिटिश सरकार भारत के साम्राज्यवाद की नीति को त्याग देगी। ओके, किसको? ब्रिटिश सरकार भारत के साम्राज्यवाद की नीति को त्याग देगी। कंपनी द्वारा देशी राजाओं, जो देश के राजा देशी राजाओं के राज्य के पूर्व में जो हस्ताक्षर
हस्ताक्षर संधियों का पालन करेगी, मतलब जिसकी जो जिस पर राज्य कर लिया अंग्रेजों ने वो राज्य अंग्रेजों के पास ही रहेगा। ध्यान रखेंगे जो संधि अंग्रेजों ने कर ली वो स्थापित रहेगी। ओके। ब्रिटिश सरकार भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। जाति पंथ जाति हो गई, पंथ और जाति के बावजूद सभी पात्र भारतीय को सरकारी नौकरियों में नियुक्त किया जाएगा। देखिएगा कोई भी जाति धर्म को भेद नहीं करेगा, सभी को नौकरियां दी जाएंगी, यह कहा था उस पत्र में लिखा हुआ था। महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्री कहिए नियुक्ति किया गया था। कब किया गया था? ये ऑप्शन आएगा सी 1870 में, 77 आएगा। राजशाही उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1776 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की समग्री घोषित किया गया था। याद रखेंगे समग्री कहेगा। ओके। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का समाप्त कर दिया? अभी मैंने कुछ पहले देर बताया था भैया। ओके। 1843 में जो हमारा एक्ट हुआ, एक्ट 5 या फिर बोल सकते हैं इसको एक्ट 5 ओके के द्वारा, जो ऑप्शन जो आएगा हमारा ओके वो आएगा एलन बोरो के द्वारा। क्या भाई ध्यान रखेंगे, देखिए अभी भारत की दास की बात नहीं थी, पहले हुई थी किसकी दासों की बात हुई थी, ये बंगाल के दासों की जो है बंद कर दिया गया था, वो अलग है, ये अलग है। 1843 वो समय था जब जो है इन्होंने मतलब किस पर शासन करा था भैया, आपके सिंधियाओं पर शासन करना स्टार्ट कर दिया था। ओके। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था, यानी दास प्रथा को खत्म कर दिया था भारत से। ओके। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, यानी कौन सा सही है? एक गलत होगा तो कौन सही? ऑप्शन नंबर 1 सही है। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लेकर आए, तो कॉर्नवालिस 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। ओके। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति कौन लाया? जॉन लॉरेंस लाया था। सहायक संधि कौन लाया? बताया लॉर्ड वेलेजली लेके आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भैया सभी को पता है, और कमेंट कर दीजिएगा कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी? A.O. ह्यूम के द्वारा इनको इन्होंने थी, लॉर्ड डफरिन के समय में इनको किया गया था। ओके, मतलब इसकी स्थापना हुई थी। ओके। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? जो पेशवांत थे मराठा वो कब समाप्त कर दी गई? तो यह कर दिया गया था 1857 को समाप्त कर दिया गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी यानी 1818 में समाप्त कर दी थी। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ है? तो भैया निष्क्रियता या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से कौन जुड़ा है? ये जुड़े हैं लॉरेंस। कौन जुड़े हैं? लॉरेंस। ओके। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जॉन लॉरेंस वायसराय के जुड़े हुए हैं। सर जॉन लॉरेंस 1863 में भारत का वायसराय बनकर भारत आए थे। इसके समय भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध भी हुआ था। ओके। अगला, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना किसके समय हुई थी? तो यह हुई थी आपके मियो के कार्यकाल में। किसके? मियो के। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मियो के कार्यकाल में 1872 में हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसे नियमित जनगणना बना दिया गया, जो कि 1881 में प्रारंभ हुई थी। ओके। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब भ्रमण कर रहे यानी घूम रहे थे एक दंडी अपराधी के द्वारा कर दी गई? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ऐसा बताइएगा वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा लॉर्ड मियो की हत्या कर दी गई। लॉर्ड मियो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी के द्वारा कर दी गई थी। मियो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। अफगानिस्तान की प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो आक्रमण नीति अपनाई थी भाई साहब लिटिल ने। किसने? लिटिल ने। ओके। लिटिल या लॉर्ड लिटन कहिए। ओके। अगला, कौन भारत वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? दीर्घकाल मतलब सबसे ज़्यादा समय तक ये रहे थे। तो आंसर जो आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्जन। क्या आएगा? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहे थे, ये 7 वर्ष तक रहे। बाकी डफरिन 4 वर्ष तक रहे, 1884 से 1888 तक।
ओके, हार्डिंग जो है वो हार्डिंग द्वितीय जो रहे 1910 से लेकर 1916 तक रहे। ओके, इस 6 वर्ष के लिए रहे। लॉर्ड मियो जो रहे वो 1869 से लेकर 1872 तक 3 वर्ष तक ही रहे थे। ओके, अगला है भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन को किसने प्रस्तावित किया था? ये किसने करा भाई? ये करा था, ऑप्शन आएगा रिपन ने, लॉर्ड रिपन यहाँ पर आंसर आएगा। ओके, एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? कमेंट करिएगा। एल्बर्ट बिल जो है किससे संबंधित है? तो एल्बर्ट बिल जो है संबंधित है किस संबंध है? यूरोप के लोगों के मामलों से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में एल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान था जिससे यूरोपीय नागरिक भी शामिल थे। ओके, तो पूरा ये था कि पहले क्या था, यूरोपीय नागरिकों का अगर कोई भी अपराध होता था तो वो यूरोपीय संघ को दिया जाता था, जिसको यूरोपीय संघ जो है वो देखकर बैठता उस पर न्याय सुनाता था यूरोपीय संघ। लेकिन क्या हुआ, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया, एल्बर्ट बिल लेकर आए, जिसके द्वारा क्या हुआ, जो भारत के न्यायाधीश थे उस समय के, थे तो अंग्रेजी भाई, न्यायाधीश कौन थे? अंग्रेजी थे। ओके, तो भारतीय नहीं थे, वो अंग्रेजी थे। तो वो इस पर जो है अपना जो वर्डिक्ट या फिर बोल सकते हैं न्याय जो है सुनाने लगे, जो कि यूरोपीय लोगों को, यूरोपीय नागरिकों को अच्छा नहीं लगा, जिससे जो है उन्होंने इसका विरोध किया। ओके, और ये जो है कहलाया एल्बर्ट बिल। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक कहा जाता है? तो यह आएगा ऑप्शन रिपन आएगा, भी मैंने बताया था कुछ देर पहले। ओके, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय के स्वशासन प्रस्ताव 1882 से भारत में आधुनिक स्थानीय शासन का प्रारंभ माना जाता है। रिपन को स्थानीय शासन का पिता भी कहते हैं। ओके, शासन का क्या मतलब है भैया? पिता भी कहा जाता है। क्या याद रखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो यह करी गई थी भाई साहब लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है स्थापित किया जाए, क्योंकि हमारे भारत में पहले से तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलती हैं। आर्कोलॉजिस्ट देखा जाए तो यहाँ पर जो है बहुत ज़रूरी थे, पहले तो थे भी, लेकिन उसको मॉडर्न थोड़ा करना ज़रूरी था। जो किसने करा था? वह करा था लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया। ओके, तो यहाँ पर भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधित प्रयास जो 1884 में कोलकाता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ जो है प्रारंभ हुआ। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम का प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था, और 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार को अलग अलग विभाग दिए गए थे या बनाए गए थे। ओके, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था भैया लॉर्ड कर्जन के समय में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत को ध्यान रखते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? यह अपनाई गई थी भैया किसके द्वारा? आपके लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ओके, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मियो के द्वारा, मिंटो के द्वारा, या मियो मिंटो जो बोलते हैं इसको, वो भी आएगा। ओके, ऑप्शन ए और बी दोनों आएंगे। तो देखिए, फूट डालो और राज करो की जो रणनीति है वो कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो अपनाई गई थी। इस नीति के तहत लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया तथा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन भी किया गया था। ओके, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? ये स्टेटमेंट है, ये किसने कहा था ये आपको बताना है। यह कहा गया था आपके लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा कहा गया था। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध
करने के लिए इस्तेमाल करी। बहुत बहुत बड़ी बात है भाई, याद रखेंगे ये क्वेश्चन। ऑप्शन आएगा लॉर्ड मिंटो। क्या आएगा? फूट डालो के नीति से याद रखेंगे। ओके, तो मिंटो आएगा भैया। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार एक पृथक मताधिकार का पृथक विभाग के निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना जो है की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस से विरुद्ध या कांग्रेस के विरुद्ध करना था। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसरॉय बना था? तो क्या आएगा भैया? ऑप्शन आएगा डी, रीडिंग। क्या आएगा? रीडिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके कार्यकाल में किया गया? ये भी हमने बात करता। ऑप्शन नंबर सी, हार्डिंग आएगा। ओके, 1911 आएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है भारत राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया 1911 में। ओके, जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया गया तथा इसके लिए दिल्ली में भव्य दरबार, ओके, यानी कि दिल्ली जो कि आपका इंडिया गेट है, ओके, भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे। ओके, इंपीरियल कैडेट कोर्स जो है की स्थापना किसने करी? तो यह करी थी, ऑप्शन आया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना की। इसके उद्देश्य देशीय नरेशों, किसके? देशीय नरेशों मतलब राजाओं के राजकुमारों एवं संतानों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध कराना था। क्या है इंपीरियल कैडेट का कोर्स? कि जो भी राजा महाराजा उनके पोते या पुत्र जो हैं उनको सैनिक शिक्षा देना। ओके, अगला, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने करी थी? तो यह किसने करी थी? यह आएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा करी गई थी। ओके, लॉर्ड हार्डिंग ने किस वर्ष बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया था? यह कर दिया था, ऑप्शन आएगा 1911 में करा था। ऑप्शन यहाँ पर आएगा 1911। 20 जुलाई 1905 को ओके बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के समय की गई तथा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1911 में इसे रद्द करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित क्या कर दी गई भैया? दिल्ली कर दी गई। 1914 का प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई। ये सारे के सारे जो चीज़ें बता रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा सा हार्ड लेवल के हैं या फिर हम बोलें वो अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये मत सोचिएगा कि बहुत अच्छे एग्जाम में पूछेगा, IAS PS PCS BCS से पूछे गए तो ये हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे भैया। जो डिटेल बता रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित कथनों पे आपको देखना है और इसमें से आपको बताना है कि उपरोक्त में कौन सा सही है। तो सही कौन सा होगा? केवल 2 होगा। विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सभी को पता है। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1835 में लॉर्ड विलियम बेटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ओके, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की जो सिविल सेवा उसको लेकर आया? तो सिविल सेवा कौन लेकर आया था? अभी मैंने बताया था भैया। तो ये कौन लिया? कॉर्नवालिस लेकर आया था। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था भैया, बिल्कुल सीधा गाजीपुर में है और ये जो है उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय बता दिया भैया, कब से कब तक है? 1786 से लेकर 1793 तक है। 30 जुलाई 1805 में 5 तक जो ये रहे और 5 अक्टूबर 1805 में बंगाल का गवर्नर जनरल भी ये रहे थे। और सारी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ लिखी तो आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, बार ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि स्थायी बंदोबस्त इन्होंने करा था। ओके, ये सारी चीज़ इन्होंने करी थी। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो कौन सा कथन लागू नहीं होता? बाकी देखिएगा, ऑप्शन दूसरे के खर्च पर जिस सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन से में जो है एक्चुअल में वो क्वेश्चन वहाँ पर जो है हमने लिख नहीं पाया, वो आया है यहाँ पर जो है क्वेश्चन आया था। ओके, ये यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने शासन के सहायक संधि प्रणाली की सूत्रपात किया? सहायक संधि जो है कौन लेकर आया था? तो ये सहायक संधि कौन लेकर आया? वेलेस्ली लेकर आया था। ओके,
आंग्ल नेपाल युद्ध जो है आपको पता है किस शासनकाल में हुआ भैया, यह हुआ था, ये मैंने बताया था हैंस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। ओके, तो ये ओके आंग्ल जो नेपाल युद्ध है आपको याद होगा कौन सी सांगोली की जो है क्या हुई थी भैया, संधि हुई थी। ओके 1814 में ओके आंग्ल नेपाल युद्ध जो है लॉर्ड हैंस्टिंग गवर्नर जनरल का कार्यकाल भी यहाँ पर लिखा है 1813 से 23 में होगा। और 1815 में सांगली की जो है क्या हुई, संधि हुई थी। सांगली की संधि ओके 2 दिसंबर 1815 में ओके 1815 को लेखबद्ध ओके हुई थी, जिसका ओके अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। ओके निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो कर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं किया है, तो किसने किया है, ये ओके 1817 से 1858 लॉर्ड हस्टिंग के समय में हुआ था, याद रखेंगे। ओके इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ओके अगला है सर थॉमस या थॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर रहे थे, तो ये कब से कब तक रहे थे, यह रहे थे याद रखेंगे 1820 से लेकर 1827 तक रहे थे। ओके तो ये इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, ये रहे ओके मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना है, जिन्होंने प्रथम तमिलनाडु जिन्होंने सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू की गई थी। ओके ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, अभी मैंने कुछ देर पहले ये बताया हुआ है। ओके निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, तो ये कौन है भैया, ये है आपके कर्नवालिस। ओके तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ। लॉर्ड कर्नवालिस संबंधित से इस युद्ध के में कर्नवालिस स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू सुल्तान, जिसको बोलते हैं टीपू ने, कितनी है सिंगर श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 में करी थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेज और उसके साथी यानी साथी कौन थे, निजाम और मराठा को देना पड़ गया था। ओके विलियम वेटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त करी गई, तो राजा राम मोहन राय भी थे और ये भी थे, दोनों थे। ओके तो ऑप्शन सी आएगा 1829। ओके इनमें किस वर्ष बंगाल के इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों को निर्यात जो है रोक दिया गया, भारत के 1843 में रोका गया, बंगाल कब रोका गया था, यह रोका गया था आपका 1789 को। ओके अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ओके बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब किया गया, ये अभी आपको ऑप्शन 1850 में किया गया था। ओके तो 1850 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ये हड़प नीति यानी डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स से कहते हैं के जरिए जो बगात की रियासत को अपने राज्य में मिला लिया गया। मौजूद समय में हिमाचल प्रदेश में स्थित भगत नाम का जो शहर है या भगत नाम की जगह है, ब्रिटिश राज्य की एक रियासत थी। 1739 में पहली बार इस राज्य को जोड़ा गया था भारत में। ओके भारत में 1739 में से जोड़ा गया था, याद रखेंगे। जेम्स एंड्रूज रैम्स भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स एंड्रूज रैम्स जो है किसका वास्तविक नाम है, किस गवर्नर जनरल का नाम है भैया, लॉर्ड डलहौजी का ये वास्तविक नाम है। ओके तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। उनका वास्तविक नाम है जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैम्स। ओके ये उनका पूरा नाम है। तो इनके बारे में सारी चीज़ें लिखी हैं, तो एक ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अवध के अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी चाकू का सिद्धांत इन्होंने मतलब इन्होंने लेकर आए थे भाई। ओके सिद्धांत के तहत विलय किया था, किसको, सतारा को विलय किया 1848 में इन्होंने। ओके जैतनपुर और संबलपुर को विलय किया 1849 में, उदयपुर को 1852 में विलय किया, झांसी को 1853 में 53 में विलय किया, नागपुर में 54 में विलय किया, करौली को 55 में विलय किया। ये चीज़ें जो इन्होंने इस जो हड़प करके नीति से जो इन्होंने इनको विलय किया था, किसने, डलहौजी ने। ओके भारत में रेलवे निर्माण की दिशा का पहला प्रयास लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में किया गया। डलहौजी के समय बॉम्बे से थाने के बीच में बिछाई गई मतलब रेल जो है पटरी बिछाई गई थी, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम विस्तार डलहौजी के दौरान किया गया। उनके कार्यकाल में पहली बार पृथक लोक निर्माण विभाग भी बनाया गया था। ओके
अंग्रेज द्वारा सिंध संपन्न हुआ। अच्छा, सिंध जो है सिंध की सिंध की संधि से संबंधित क्वेश्चन है ये एलन वोरो के समय में ये हुई थी, याद रखेंगे। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन वोरो, यानी कि इनका कार्यकाल क्या है, 42 से लेकर 44 तक है, के दौरान अगस्त 43 में यानी 1843 के में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक सबसे बड़ा परिणाम था। ओके, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करा गया? तो अभी कुछ देर पहले हमने करा था। ओके, क्या होगा? जेम्स आउंट्रम, क्या आउंट्रम या आज ऑल ट्रम इसे बोलेंगे, ठीक है। ओके, अगला है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? सभी को पता, डलहौजी आएगा। ओके, अगला है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे यात्रा प्रारंभ करी? तो क्या आएगा भैया? यह कंपनी का नाम आएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ओके, ठीक है। अगला है, पब्लिक वर्क्स डिपेंडेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाला व्यक्ति कौन था? भैया कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजपूतानाओं के देशी रियासतों से के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? ओके, ये किसने करी थी भैया? यह करी थी मेटकाफ के द्वारा करी गई, चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा। ओके, राजपूतानाओं की रियासत के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स ने की थी और लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपूतानाओं के ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठा और पिंडारियों के प्रति राजपूतानाओं की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंस चार्ल्स मेटकाफ को वार्ताकार बनाया गया था। ओके, वार्ताकार या बात करने वाला व्यक्ति बनाया गया था। ओके, याद रखिए, मतलब मध्यस्थता वाला व्यक्ति बनाया गया था। ओके, एल्बर्ट बिल विवाद जो है, अभी मैंने कुछ देर बताया था भैया। एल्बर्ट बिल विवाद क्या है? यूरोपीय लोगों को मतलब जो है इंडियन जो जितने भी जो थे उनके न्याय अच्छा नहीं लग रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने एल्बर्ट बिल लेकर आए थे। ओके, अगला है, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ओके, अगला, अच्छा, इसके बारे में हम बता चुके हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया है, वही चीज़ है जो कि हमारे पास है। ओके, तो भाई यह थी आपकी वीडियो। इसमें लगभग हमारे जो है 80 से 85 क्वेश्चन थे। आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको हेल्पफुल रहेगी हर एग्ज़ाम के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करेंगे। इतने देर से मैंने लाइक के लिए नहीं बोला, आपने देखा पूरी वीडियो के, मैंने लाइक के लिए नहीं बोला है। लाइक कर दिया है तो एक शेयर जरूर बनता है भाई, शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार थे तो सब्सक्राइब कर स्टूडेंट अपने फ्रेंड को, दोस्त को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।